तो गाइस, कल हमने डिस्कस किया था सबसे पहले एनआरपी कहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है। उसके बाद जब गायनी का कॉल आता है तो क्या आप फॉर प्री बर्थ क्वेश्चन पूछेंगे। अब आप डिलीवरी साइट पे पहुंच चुके हैं एज ए पीडियाट्रिशियन, बच्चा बॉर्न होने वाला है या बच्चा बॉर्न हो चुका है। अब आपको बच्चे में क्या क्या चीज़ देखना है, तो बच्चे में तीन चीज़ें देखेंगे। पहले मैंने बताया था तीन चीज़ें प्री बर्थ एंटीनेटल देखते थे, ठीक है। एंटीनेटल काउंसलिंग, टीम ब्रीफिंग, ठीक है, और इक्विपमेंट चेकलिस्ट सब कुछ तैयार रखे। उसके बाद जब गायनी का कॉल आया तो 4 प्री बर्थ क्वेश्चन पूछे। गाउ मैंने बताया था, गेस्टेशनल एज, एडिशनल रिस्क फैक्टर, एमनियाटिक फ्लूइड और अम्लाइकल कार्ड मैनेजमेंट प्लान। अब आप पहुंच चुके, बच्चा डिलीवर हो गया। अब बच्चे में क्या क्या देखना है, तो तीन चीज़ें देखना है। टीटीबी या टीटीबीसी याद करते हैं, टर्म है कि प्री टर्म है, ठीक है। टोन बच्चे का कैसा है, ठीक है। ब्रीदिंग और क्राइंग है कि नहीं है, ब्रीदिंग और क्राइंग, तीन चीज़ें हम देखेंगे बच्चे में। टर्म, टोन, ब्रीदिंग या क्राइंग, टीटीबीसी हम लोग याद करते हैं, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटी है, नो कि मतलब तीनों में से कोई एक नहीं है या हो सकता तीनों ना हो, और एस मतलब तीनों चीज़ है। अगर तीनों चीज़ है, टर्म है बच्चा, टोन नॉर्मल है, ब्रीदिंग क्राइंग कर रहा है। एक्चुअली बच्चे जो क्राइंग करते हैं उसी को ब्रीदिंग माना जाता है। फर्स्ट बार जब वो क्राइंग करता है तो ऑक्सीजन जाती है, तो उससे पहले आपको पता होगा मदर के पेट में वो प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेशन होता है। लंग्स नॉन फंक्शनल, लंग्स की जो वेसल होती है कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है। जब पहली बार क्राई करता है तो ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल ओपन करते हैं, जिसके कारण वैसो कॉन्ट्रिक्शन रिलीज होता है, ठीक है। तो जो पल्मोनरी प्रेशर बढ़ा होता है वो कम होता है धीरे धीरे, और फिर लंग्स वाला सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन फंक्शनल होता है। तो क्राई करना बहुत जरूरी है। अगर डिलेड क्राई, इसलिए हम लोग बहुत डिलेड क्राई, देर से तो नहीं रोया, देर से नहीं, बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, क्यों, ठीक है। क्योंकि बच्चा का लंग्स अगर फंक्शनल होगा तो प्लेसेंटा तो कट कर चुका है, प्लेसेंटा तो अब अलग हो चुका है, फिर आपको ऑक्सीजनेशन अब लंग्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये तीनों चीज़ें थी, तो इसके लिए करते हैं रूटीन केयर, नॉर्मल केयर। उसमें क्या करेंगे, वार्म करेंगे, ड्राई करेंगे, पोजीशन ऑफ हेड नेक करेंगे, सक्शन इफ रिक्वायर्ड, अगर नहीं रिक्वायर्ड तो कोई बात नहीं, ऑनगोइंग इवेल्युएशन करते रहेंगे, ठीक है। तो क्या करें, वार्म कैसे करेंगे, एक्चुअली प्री वार्म टॉवेल होते हैं, 2 प्री वार्म, जो वार्मर होता है रेडिएंट वार्मर, उसके 20 मिनट के लिए मैनुअल मोड पे रख के उसको गर्म किया जाता है, प्री वार्म टॉवेल, ठीक है। तो उससे वार्म करेंगे, कैसे अभी दिखा रहे हैं। उसके बाद ड्राई करेंगे, ठीक है। उसी से जो टॉवल रहेगा, जैसे मान लीजिए ये बच्चा है, तो मान लीजिए हमने इसको ये टॉवल है, तो एक्चुअली बच्चा हम रिसीव कैसे करते हैं, ऐसे रहेगा हमारे पास, ये वहाँ से लिए, ठीक है, ये टॉवल, ठीक है, ये टॉवल। अब इस टॉवल में बच्चा जब डिलीवर होता है तो इसमें बहुत सारे सिक्रीशन रहेंगे, ठीक है, सिक्रीशन रहेंगे, तो इसको हम साथ में साथ ऐसे अच्छे से सिक्रीशन उससे, उसी टॉवल से, जो वार्म टॉवल, स्टेराइल वार्म टॉवल है, उससे अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद मान लीजिए मदर यहाँ, रूटीन के बाद मदर यहाँ लेटी हुई इस तरह सुपाइन पोजीशन में, फिर बच्चे को ले जाके मान रिज्यूम करें यहाँ पे मदर के जो चेस्ट है, चेस्ट पे इस तरह प्रोन पोजीशन में रखेंगे, ध्यान देना है। ऐसे करोगे तो नाक दब जाएगा, तो गर्दन थोड़ा सा, अब इसको तो पूरी बॉडी ये कर देंगे। हेड स्लाइट एक्सटेंड, अगर फ्लेक्शन होगा, ना फ्लेक्शन ना ज़्यादा एक्सटेंड, स्लाइट एक्सटेंड करेंगे, और ये एक्चुअली इस तरह से कर देंगे ताकि नाक इधर आ जाए, सांस ले पाए, ठीक है, पोजीशन। और उसके बाद फिर वो टॉवल जिससे रब किए थे वो गीला हो चुका है, वो टॉवल हटा देंगे, दूसरा वार्म टॉवल जो होगा उस पर बच्चे को ढक देंगे, ठीक है। जैसे एज्यूम करिए अगर ये है तो इसको यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे रखना है, बच्चे का गर्दन एक साइड करके ऐसे रख देना है, ठीक है। ये अब इसको चाहे एक फ्लेक्शन उसमें रहेगा तो फ्लेक्शन भी कर सकते हैं, या जैसे भी वैसे। अब एक दूसरा टॉवल होगा जिस पे ऊपर से कर देंगे मदर और ये दोनों से, ठीक है, ढक जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रखना है ऐसे, और हर 5-10 मिनट पे आके ऑनगोइंग इवेल्युएशन करना, बच्चे का देखना रेस्पिरेटरी रेट, ये साइड से हटा के रेस्पिरेटरी रेट कितना है, पैटर्न कितना है, SpO2 पल्स ऑक्सी से हम करीब 2 घंटे तक अच्छे से मॉनिटरिंग करना है, ठीक है।
ठीक है, मदर केस पे लेप रहेगा, क्योंकि मदर केस पे रहेगा तो क्या कहता है, इससे क्या होता है, जो रिफ्लेक्स प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स डेवलप होगा, फीडिंग इनिशिएट जल्दी होगा, मदर को भी अच्छा लगेगा और वार्म भी बेबी रहेगा। ठीक है, तो वार्म करने का तरीका प्री हीटेड टॉवल होते हैं, जिस टॉवल में हम लेंगे उसी से अच्छे से क्लीन करेंगे। तो ध्यान दिए, क्लीन किए, क्लीन करने के बाद मदर के लेप पे रखे, लेप बोलते हैं इसको, लेप नेक पोजीशन किए, हेड पोजीशन किए, और जो टॉवल वेट टॉवल था उसको हटा के दूसरी वाली, इसलिए दो हम जब इंस्ट्रूमेंट चेकलिस्ट में है उसमें 2 प्री हीटेड वार्म टॉवल भी होना चाहिए। ठीक है, अब आप मदर के उस पर और ऑन गोइंग हर 5-10 मिनट में, और जैसा कि बताया गया है कि पहले आप चाहे नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन सेक्शन, विदिन 1 आवर, एज वैसे तो एज सुन एज पॉसिबल, अगर वो 5 मिनट में पीने लगा दूध तो इनिशिएट कर देना है, लेकिन एज अर्ली एज मतलब उसको करना है, और नहीं तो 1 घंटे के अंदर कर ही देना है। ठीक है, मदर फीड स्टार्ट कर देना है। ठीक है, गाढ़ा पीला कोलेस्ट्रम जो मिल्क मिलेगा। दूसरा कंडीशन है कि उसका हो सकता है टर्म की जगह प्री टर्म हो। प्री टर्म में मैंने बोला था, ध्यान देना, लेस देन 35 वीक। ठीक है, प्री टर्म तो 36 है, लेकिन बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता, लेस देन 35 वीक है। टोन मान लो वो फ्लैसिड है, ठीक है, टोन सही नहीं है, ठीक है, फ्लैसिड एक्टिविटी नहीं, या ब्रीदिंग कराई नहीं कर रहा, इसमें से कोई कंडीशन हो, तब उसके लिए हम करते हैं इनिशियल स्टेप। ध्यान दीजिएगा, इनिशियल स्टेप और रूटीन केयर में डिफरेंस कभी कभी पूछा जाए, तुम्हें लगेगा बिल्कुल सेम। वार्म इसमें करेंगे सेम चीज, ड्राई इसमें करेंगे। एक्चुअली जब वार्म कर रहे होते हैं, जब टॉवल से वो ड्राई करें तो वही ड्राई हो जाता है, क्योंकि जो न्यूनेट होते हैं उसमें 4 तरीके से हीट लॉस होता है। एक होता है कंडक्शन, कंडक्शन मान लो किसी वेट सरफेस से जरूर, तो जैसे हीट का नियम होता है, ऊर्जा का नियम होता है हमेशा हायर टू लोअर साइड, तो उसे क्या करेगा, जो बेबी का टेम्परेचर कितना मदर के अंदर है ना, तो 37 डिग्री के आसपास रहेगा। ठीक है, तुम ये मत सोचना जो आप नीचे वहां जिसमें टच करोगे उसका इन्वर्टेड टेम्परेचर कितना रहता है, 20 से, जो डिलीवरी रूम का टेम्परेचर होता है 23 से अब 27 कर दिया गया है, पहले 25 से 28 था, 23 से 27 है, तो 23-27 से कम है तो लॉस होगा। एक होता विकिरण, रेडिएशन से लॉस होता ही, सबका होता है। ठीक है, एक होता एयर करंट, मान लो खिड़की खुली है तो उससे आए, उसे बोलते हैं क्या, कन्वेक्शन। एक होता है इवापोरेशन, जो उस पे ये ड्रॉप हैं, जो उसके ड्रॉप हैं, ड्यू हैं, वो अगर इवापोरेट करेंगे तो उससे भी हीट लॉस होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको क्लीन कर दिए तो इवापोरेशन से लॉस बच जाएगा। इसके लिए जिस कमरे में, जिस रूम में डिलीवर हो रहा था उस रूम की खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं। ठीक है, तुम्हें जैसे पूछा जाएगा प्री रिक्विसाइट क्या है, तो तुम ये बताओगे खिड़की दरवाजे बंद होने चाहिए, इतना 23 से 27 टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, और उसको किसी क्यों प्री वार्म क्यों ला रहे हैं, अगर प्री वार्म रहेगा तो उसका भी टेम्परेचर 37 डिग्री, बच्चे का मान लो 37, तो हीट लॉस होगा। अगर वैसे रहेगा 23 डिग्री टेम्परेचर उसमें टच करेगा तो ये क्या हो, प्री वार्म टॉवल से क्या हो, कंडक्शन वाला हो जाएगा। ठीक है, कन्वेक्शन, खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, क्लीन कर दिए तो इवापोरेशन। अब बचा रेडिएशन। रेडिएशन के लिए जब रेडिएंट वार्मर होता है उस पर रखते हैं बच्चे को, तो उस पर पॉलीथीन का रैप लगाते हैं। ठीक है, टर्म बच्चा है बहुत ज़्यादा इशू नहीं, स्पेशली जब 34 वीक से कम बच्चा हो, 32 वीक से कम होता है, तो पॉलीथीन रैप होता है या पॉलीथीन बैग होता है, ये भी रखना होता है। जब से आप रिसेटल, तो उसको क्या कर, जब हम जहाँ रिसीव कर रहे थे ना वहीं पे हम पॉलीथीन बैग, मान लो ये, ठीक है, ठीक है, बच्चे अब जैसे हेड इन के लिए यहाँ कट करना है, बच्चे को उसी में ले लेना है, हेड इन के लिए कट कर देना है। तो मान लीजिए यहाँ से कटा हुआ है, तो ये पूरा पार्ट तो इसके अंदर है। ठीक है, रेडिएशन से हीट बचेगा ना, ये यहाँ से कट है, बच्चे पॉलीथीन के अंदर लिए, पॉलीथीन रैप आता है। ठीक है, वो करके इसको नेक तक यहाँ कर दिए, बाकी ये वाला कटा पोर्शन है ये काट के निकाल दे ताकि नोज से सांस लेता रहे वो। ठीक है, तो क्या हुआ, रेडिएशन से भी, लेकिन चूंकि प्री टर्म अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, 34 वीक से कम नहीं है, तो उसके लिए हम रेडिएशन से हीट जो लॉस होता है कोई बात नहीं, 3 महीनों से प्रिवेंट कर लिए उतना इनफ है। ठीक है, लेकिन अगर 34 वीक से है, इवन कभी कभी देखो कि जो रेडिएंट वार्मर ऐसे लगा होता है उससे उसके ऊपर भी पॉलीथीन रैप लगाते हैं वो। ठीक है, पॉलीथीन रैप ऐसे लगा देते हैं, कभी देखे हो, नहीं यहाँ पे नहीं लगता, गोरखपुर में हम फोटो मंगा के तुम लोग को भेज देंगे। जैसे ये वार्मर है ना, वार्मर तो देखे हो, वार्मर के ऊपर से बच्चा लेटा था, उसी ऊपर से जैसे फ्रूट वाला पॉलीथीन आता है ट्रांसपेरेंट वाला, वही पॉलीथीन लगा के ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ताकि वो हीट लॉस कम से कम हो। अब देखना पोजीशन ऑफ हेड नेक मैंने बताया था कैसे करना है, वो सारी चीजें, ताकि सांस लेता रहे। सक्शन इफ रिक्वायर्ड,
सक्शन इफ रिक्वायर्ड हर जगह, अगर मान लो क्लीन है ऑलरेडी, नोज माउथ क्लीन है तो सक्शन करने की जरूरत नहीं है। सक्शन का एक चीज पूरा, तो जैसे एम पहले आता है और एन बाद में आता है, तो एम माउथ पहले करना है और नोज बाद में। अगर आप नोज पहले करोगे तो क्या होगा, यहाँ रिफ्लेक्शन जो माउथ वाला तुरंत एक्सपायरेट कर जाएगा। क्यों, ये तो मैंने याद करने का तरीका बताया। और क्यों करते हैं, जैसे आपने माउथ ना पहले करके नोज किया, तो नोज में किसी को, जैसे आपका कोविड टेस्ट हुआ होगा तो दोनों जगह सैंपल लेते हैं, कहाँ ज़्यादा इरिटेशन होता है, जब नोज में एकदम ये पूरा सर झल्ला जाता है, ठीक है, वो ज़्यादा इरिटेशन। तो करेगा कस के ऐसे करेगा तो तुरंत माउथ वाला एक्सपायरेट करेगा। माउथ वाले में उतना इरिटेशन नहीं होता। सिक्रीशन कहाँ ज़्यादा होगा, माउथ ज़्यादा बड़ा है, नोज माउथ, इसलिए माउथ वाला अच्छे से कर लीजिए। माउथ वाले में इरिटेशन नहीं, अगर नोज वाला पहले कर तो वो करके एक्सपायरेट कर जाएगा, ठीक है। तो माउथ क्यों पहले करते हैं वो समझ में आया, नहीं याद हो रहा तो एम पहले आता है, एन बाद में, ठीक है। अब ध्यान देना, अब देखो जो है दो चीज़ बोल्ड लिखा है, एक स्टिमुलेशन और एक ऑनगोइंग इवेल्युएशन। अगर रूटीन केयर में है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो इसमें क्या रूटीन सब कुछ सही है, ऑनगोइंग इवेल्युएशन करेंगे। इसमें पता लगा इसमें से कोई तो स्टिमुलेशन करेंगे, ठीक है। पहले स्टिमुलेशन तरीका क्या था, पहले दूसरे तरीके से करते थे, अब दूसरे, पहले क्या करते थे, क्या सोल पे, मतलब सोल ऐसे ऐसे, सोल ऐसे ऐसे करते थे, ठीक है। अब क्या है कि आपके पास एक्चुअली ड्राई तो कर ही रहे हैं, तो ड्राई के साथ स्टिमुलेट हो ही जाता है, ठीक है। जैसे ये आपका ये बैक है, तो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, सॉफ्ट हैंड से इस तरह से करते हैं। तो आप जब ड्राई कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसे ये है, इससे आप ड्राई जब कर रहे हैं तो स्टिमुलेट तो हो ही रहा ना, समझ रहे हो। तो एक्चुअली अलग से अब स्टिमुलेशन का कोई वो नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेप, क्योंकि आप ड्राई तो उसमें भी कर रहे हैं तो बहुत डिफरेंस नहीं, लेकिन अगर डिफरेंस पूछा जाए इनिशियल स्टेप उसमें, तो उसमें स्टिमुलेशन करते हैं, उसमें ऑनगोइंग इवेल्युएशन। आप ऐसा नहीं, पहले ज़्यादा इसको प्रेफर करते थे, अब रब यहाँ पे जो बैक है ऐसे रब करते तो स्टिमुलेट हो जाएगा, ठीक है। जब पहले यहाँ पे ऐसे ऐसे करते थे, कुछ लोग जो तलवे पे उल्टा करके तलवे पे ये मारना, ये सब गलत है, ये ऐसे ऐसे करते हैं। अभी भी आज गाँव की जो दाई वाई होती हैं ये सब करती हैं, ये बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है, बिल्कुल नहीं करना है। ये तो ठीक है, मान लो बहुत वो है, मिस्टेक में कर दिए कोई बात नहीं, वैसे आप पीछे जब कर रहे हैं तो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब आप ऐसे बच्चे को यहाँ पे ऐसे ऐसे ये करते, यहाँ पे हो जाए, और आप ड्राई क्लीन कर रहे हैं तो उसी में हो जाए, इसमें किसी कोई कन्फ्यूजन। ये सारी चीज़ें देखे हमने, इनिशियल स्टेप और रूटीन केयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि हमने इनिशियल स्टेप देख लिया, मैंने टीटीबीसी देखा। अब वहाँ पे मान लीजिए बच्चा ऐसा है कि उसमें डिलेट कराई थी, ठीक है, जो भी था, ब्रीदिंग कराई नहीं कर रहा था, टोन गड़बड़ था, ठीक है, तीनों टीटीबीसी में से, या टर्म नहीं था, ठीक है। उन कंडीशनों में किसी वजह से हमको इनिशियल स्टेप करना पड़ा। इनिशियल स्टेप में मैंने स्टिमुलेशन किया, सारी स्टेप तो थे। स्टिमुलेशन के बाद, ठीक है, अब या तो हो सकता है इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, बच्चा इम्प्रूव हो जाए। अगर स्टिमुलेशन के बाद तो उसको ब्रेन डैमेज नहीं होता, हाइपोक्सिक चेंजेज नहीं होते। अगर सिर्फ स्टिमुलेशन के पास आ गया, तो स्टिमुलेशन के बाद एकदम अच्छे से आ गया, तो आप उसको फिर भी मदर साइड कर सकते हो। इनिशियल स्टेप करके अच्छे सक्शन वक्शन करके मदर साइड में सब कुछ हो सकता है। आईसीयू एडमिशन की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है, ठीक है, अगर आप इनिशियल स्टेप के बाद आ गए। मान लीजिए इनिशियल स्टेप के बाद इम्प्रूव नहीं हुआ, अब आपको तीन चीज़ें देखना, तीन चीज़ें हो सकती है उसको। इसके लिए निमोनिक याद करें, गैप, जी से गैस्पिंग, ठीक है, गैस्पिंग कंडीशन, ए से एपनिया, ठीक है, पी से पल्स, एक्चुअली पल्स ना देख के यहाँ हार्ट रेट देखते हैं, लेस देन 100 या 100 से ज़्यादा, ठीक है। हमने गैप निमोनिक के लिए यहाँ दिख दिया है, बाकी हार्ट रेट देते। पल्स जो पेरिफेरी में देते हैं पल्स है, हार्ट रेट यहाँ से देखते हैं, स्टेथोस्कोप से देखते हैं, कायदे से स्टेथोस्कोप से नहीं, बल्कि अब इनिशियल स्टेप में मतलब उसको क्या कहते हैं, कार्डियक मॉनिटर होना चाहिए, ठीक है, उसमें देखने में भी समय लगता है, ठीक है। आप हालांकि हम 6 सेकंड में काउंट कर लेंगे, मान लो 6 सेकंड में 10 है, 10 दहम्मा 100, 6 दहम्मा 60, मतलब 1 मिनट का हो गया ना, तो हम 6 सेकंड करके 6 सेकंड का समय जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। हमको कोई जल्दी से सारे स्टेप फॉलो करना है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब यहाँ से इसमें से कोई गड़बड़ी, या तो गैस्पिंग था, या वो एपनिया में था, या हार्ट रेट उसका 100 बीट पर मिनट से कम है, तीनों कंडीशन में कोई चीज़ है, तो हम
पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करेंगे। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन किससे करते हैं? अम्बू बैग से करते हैं, ठीक है, अम्बू बैग से करते हैं। अब देखो गैस्पिंग होता क्या है, गैस्पिंग क्या होता है? पूरी जोर लगा के बच्चा सांस ले रहा है, पूरा ये खोल के नाक खोल के पूरा उसको इतना हाइपोक्सिया होता है, पूरा जोर लगा के सांस। एक होता है हेड नोडिंग, हेड नोडिंग अलग चीज है। हेड नोडिंग में जैसे ये भी पूरा नेक मसल पूरा यूज करके हो रहा है, ये हेड नोडिंग होता है। अब ये हेड नोडिंग में देखो तो लेटरल साइड में ऐसे ऐसे कर रहा है, पूरा जोर हेड नोडिंग, हेड ऐसे नोड कर रहा है, ठीक है। और गैस्पिंग में पूरा माउथ खोल के, पूरा नोज खोल के, हंसाओ नहीं बेटा, ठीक है, पूरा वो सांस ले रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो करेंगे वो अम्बू बैग से करेंगे, ठीक है, अम्बू बैग से, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है कि ये गैस्पिंग भी नहीं था, एपनिया भी नहीं था। हाँ, एपनिया क्या होता है? एपनिया का डिफिनीशन होता है सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग 20 or more than 20 सेकेंड इन न्यूनेट, या सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग 10 or more than 10 सेकेंड विथ साइनोसिस या पैलर, ठीक है, या ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। पैलर, ब्रेडिकार्डिया या साइनोसिस। साइनोसिस के लिए मैंने बताया SpO2 85% से कम, ठीक है। हार्ट रेट, हाँ, यहाँ एपनिया में जो हार्ट रेट देखेंगे 85 लेते हैं, 85 से कम, SpO2 85% से कम, यानी साइनोसिस और ब्रेडिकार्डिया के साथ है तो 10 सेकेंड ही अगर सांस रोक लिया बच्चा तो एपनिया कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ब्रेडिकार्डिया नहीं है, ठीक है, साइनोसिस नहीं है, तो 20 सेकेंड। तो दो डिफिनीशन है, एपनिया बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट में पूछा जाता है। पल्स रेट का दिए, अब देखिए यहाँ पे तीनों चीज, ना तो गैस्पिंग में था बच्चा, ना एपनिया में है, ना पल्स रेट भी उसका 100 है, लेकिन नो है। लेकिन दो चीज और देखना है, LP देखना है, लंबर पंचर, LP। L से लेबर्ड ब्रीदिंग, ठीक है, लेबर्ड ब्रीदिंग। P से परसिस्टेंट साइनोसिस, पल्स भी ठीक है, ठीक है, हार्ट रेट ठीक है, एपनिया में नहीं, गैस्पिंग नहीं है, लेकिन परसिस्टेंट साइनोसिस, साइनोस पड़ा हुआ है बच्चा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ साइनोसिस है, रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो हमें प्रेशर सपोर्ट की नहीं है, हमें सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हम नेजल प्रांग से ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन किससे देंगे? नेजल प्रांग, ठीक है, नेजल प्रांग से ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। और अगर लेबर्ड ब्रीदिंग जैसे हमारा ये है, यहाँ तक आना चाहिए, सांस ऐसे यहाँ तक आना चाहिए, इतना उठना चाहिए, तो इतना उठ रहा है, इतना इतना इतना, समझ लो, लेबर्ड इतना उठना चाहिए, मान लो थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल से कम है। अब यहाँ पे आपको प्रेशर सपोर्ट की जरूरत है, तो प्रेशर सपोर्ट के लिए जो सबसे बेस्ट होता है CPAP होता है, कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। CPAP न्यूनेट में वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। जब से CPAP आया है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है, ठीक है। बच्चा बहुत सारे ग्रंटिंग समझते ना, ग्रंटिंग बताए थे, ग्रंटिंग से क्या करते थे, वो पीप जनरेट करता था। CPAP से वही हम पीप बाहर से देते हैं, आर्टिफिशियल देते हैं, ठीक है। तो लेबर्ड ब्रीदिंग या परसिस्टेंट साइनोसिस है तो नेजल प्रांग से देंगे। और नेजल प्रांग से अगर वो डिपेंड करे 1 लीटर पर मिनट पे मेंटेन कर जाए, अच्छी बात है। 2 लीटर पे मेंटेन कर रहा है, 0.5 पे जितने मेंटेन है वैसे भी। CPAP पे एक चीज होता है पीप। तो न्यूनेट में हम 5 से 7 रखते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा न्यूनेट एक्चुअली 4 से 7 तक जाते हैं, 4 से 7 एकदम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम न्यूनेट है तो 4 रखेंगे, और ज़्यादा है 5, 6, 7, 4 से 7 तक पीजिए। तो यूजुअली हम लोग एवरेज 5 रखते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे इसमें FiO2 भी होता है, ठीक है। FiO2 हम ऑक्सीजन ब्लेंडर से भी देखते हैं, जब हाँ इंस्ट्रूमेंट चेक, तो अगर देखेंगे वही 35 बीक से कम है, 35 बीक या उससे ज़्यादा है, तो अगर 35 बीक से कम है तो हाँ 21 से 30% FiO2, और अगर 35 बीक से ज़्यादा है तो 21%। ये क्वेश्चन बार बार कई बार पूछ लिया जाता है। तो 35 बीक से कम है तो 21 से FiO2 जो इसमें रहता है, फ्रैक्शनल इंस्पायरेटरी ऑक्सीजन, ठीक है। तो 21% और 35% ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम ये कर रहे होंगे तो वहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये सब CPAP परसिस्टेंट साइनोसिस नेजल प्रांग से ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो हमें SpO2 मॉनिटरिंग करना होता है। क्या करना होता है? SpO2 मॉनिटरिंग।
या आप नॉर्मल भी कोई बच्चा है, जैसे ये वाला बच्चा जिसको रूटीन केयर भी कर रहे थे, तो उसके लिए एक टारगेट SpO2 होना चाहिए। वो हम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट तक देखते हैं। तो 10 मिनट तक देखते हैं, तो 10 मिनट तक वो टारगेट SpO2 क्या होना चाहिए? अगर 1 मिनट पे देख रहे हो तो 60 से 65 होना चाहिए, ठीक है। 5 बढ़ाते जाओ, 2 मिनट पे 65 से 70, 3 मिनट पे 70 से 75, 4 मिनट पे 75 से 80, 5 मिनट पे 80 से 85। अब देखो यहाँ 6 मिनट नहीं हुआ, सीधे 10 हो गया है, तो ये वैल्यू भी बढ़ गया। 85 से 85 90 नहीं है, 95 है। तो याद कैसे करोगे? हमारे समय नीट PG 2019 में ये आया था कि टारगेट SpO2 इन नियोनेट एट 5 मिनट, ठीक है। तो मैंने तो सिर्फ यही याद किया था, 5 बढ़ा के, ये याद था, बढ़ा के कर लेते थे, मन में कैलकुलेट की। अब पूरा याद करने की क्या जरूरत है? हाँ, अब यहाँ पे ध्यान है, यहाँ पे 5 से सीधा 10 मिनट आ गया है, तो यहाँ पे वैल्यू भी बढ़ जाएगा। 10 का डिफरेंस है यहाँ 85 से। ये सिंपल सा तरीका, ठीक है, ओके जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जहाँ अम्बू बैग की बात आती है, अम्बू बैग डिटेल में हम अगले उसमें पढ़ाएंगे अच्छे से, क्योंकि अम्बू बाहर मिल जाता। यहाँ अम्बू की एक फुल फॉर्म की बात आती है, ठीक है, अम्बू। तो यहाँ पे होता क्या, कुछ लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, कुछ लोग कहते हैं एम्बुलेटरी मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, कुछ लोग कहते हैं एम्बुलेटरी मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। तो दोनों में से क्या सही है, कोई बताएगा? एनीवन? 2 ही ऑप्शन है, 50-50%। कोई? ठीक है, अगर दोनों में से तुम्हें एक सिलेक्ट करना है तो क्या बोलना है? एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी, सब लोग एम्बुलेटरी ही मानेंगे, एम्बुलेटरी मैनुअल ब्रीदिंग ऑपरेटर्स। लेकिन मैं दोनों को सही मानूंगा। दोनों को सही क्यों मानूंगा? कि जैसे ये अम्बू बैग है आपका, ठीक है, आर्टिफिशियल क्यों है? क्योंकि इसे प्रकृति ने नहीं बनाया है, इसे ह्यूमन ने बनाया है, इसलिए आर्टिफिशियल है। ह्यूमन ने बनाया है, प्रकृति ने नहीं बनाया, इसको ह्यूमन ने बनाया, इसलिए आर्टिफिशियल है। एम्बुलेटरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी है, मैंने यहाँ से यहाँ लेके जाके रख दिया, कहीं और लेके जाना हो तो एम्बुलेटरी मतलब चल फिर सकता, अपने आप नहीं जाएगा, ले जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे जैसे मशीनें होते फिक्स होती हैं उस जगह, तो एम्बुलेटरी इसलिए बोलते हैं हम कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी और डिपार्टमेंट में वो करना है, रिसर्च करना, कहीं और करना है, कहीं भी ले जा सकते हैं, इसलिए एम्बुलेटरी बोलते हैं। आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड है। लेकिन आपसे सुनना यही पसंद करेंगे तो हमारे चक्कर में नुकसान नहीं करना। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली कॉन्सेप्चुअली मैं दोनों बोलता हूँ, मैंने अपने एग्जाम में दोनों बोला, दोनों को वेरीफाई किया कि सर क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा।